हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस के चैप्टर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस। एडल्सेंस का मतलब है किशोरावस्था में, यानी कि ऐसे एज पे पहुंचना जहां आप लोग क्या हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, यानी कि अब बड़े हो जाएंगे, अब यंग हो जाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने बेबी को जन्म देते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो किस एज पे आके वो वो काम करते हैं, यानी कि किस एज पे आके वो एडल्सेंस होते हैं और किस एज के आने के बाद वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को क्या कर सकें, जन्म दे सकें। वही चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, रीचिंग, यानी कि पहुंचना उस एज पे जहाँ पे आप क्या हो, एडल्सेंस हो जाए, यानी कि आप एडल्ट हो जाए, यानी कि आप किशोरावस्था में पहुँच जाएँ, जहाँ आपसे शुरुआत क्या हो, आपकी असली ज़िंदगी का शुरुआत होना शुरू हो। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में आप लोग यह सीखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस होते हैं इंसानों के अंदर, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है पिछले चैप्टर में पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। फिर कह रहा चैप्टर 9 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कैसे ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और इस चैप्टर में मतलब कैसे काम करते हैं, और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम कि वो कैसे डेवलप होते हैं, यानी कैसे विकास करते हो, ठीक है, कैसे बड़े होने के बाद वो क्या करते हैं, अच्छी तरह से विकास होकर काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है एडल्सेंस एंड प्यूबर्टी। एडल्सेंस यानी कि शुरुआत कैसे होती है प्यूबर्टी की। प्यूबर्टी क्या होता है, देखो इसका सिंपल सा छोटा सा डिफिनीशन बनेगा, एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि इतने काबिल हो जाना कि अपने बेबी को, अपने बच्चे को क्या कर सकें, जन्म दे सकें। ठीक है। उसे कहते हैं प्यूबर्टी। और एडल्सेंस यानी कि किशोरावस्था आता है, यानी कि वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपकी जर्नी। ठीक है। तो ये जर्नी लगभग 40 से 45 साल तक, ये जब तक आप 50 साल के नहीं हो जाते तब तक ये जर्नी शुरू हो रहता है। ठीक है। और 40-50 साल के बाद ये सब खत्म हो जाता है। तो इसे कहते हैं एडल्सेंस और प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि इस एज में आप पहुंच जाए, ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं, आप अपने बेबी को या अपने बच्चे को क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी कि जन्म दे सकें। यहाँ पर एक छोटा सा कहानी बताया गया है। मैंने बताया कि हर चैप्टर में ये दोनों लड़के रहते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, इसका नाम पहली रहता है, इसका नाम भूजो रहता है। तो जो पहले रहती है वो किस में पढ़ती है, वो गर्ल्स के स्कूल में पढ़ती है, यानी कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। और जो भूजो रहता है वो बॉयज़ के स्कूल में पढ़ता है। तो ये कह रहा है कि जो भूजो है, ठीक है, उसका जो भाई है वो 12th क्लास में 12th सेलिब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से अपने दोस्तों को बुलाया अपने घर पे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब पहले उन लोग से मिलती है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मिलती है, 1-2 साल बाद, तो देखती है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हुए हैं, बढ़ चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी हाइट ग्रो कर चुकी है पिछले के मुकाबले। यानी कि जब पिछले साल उनसे मिली थी तो काफ़ी ज़्यादा वो छोटे थे, लेकिन जब 1 साल बाद मिली है उनसे, ठीक है, अगले बर्थडे पे, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी हाइट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो वही कहती है, मतलब कि हंसने लगती है कि वो लोग इतना कैसे बढ़ सकते हैं, जब मैंने पिछले साल देखा था तो ये लोग काफ़ी छोटे थे, लेकिन अब क्या हो, काफ़ी ज़्यादा फ़नी और काफ़ी इनकी मतलब जो भी है इनका डिज़ाइन पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो उसकी माँ, जो उसकी मदर रहती हैं भूजो और पहली की, समझाती हैं कि दोनों लड़कों में और लड़कियों में दोनों क्या होता है, ग्रोन अप का कंडीशन थोड़ा अलग अलग होता है। यानी कि जो लड़के होते हैं वो थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए लड़कियां जो होती हैं हल्का सा धीरे बढ़ती हैं, किसके मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में। कह रहा है तीसरे पैराग्राफ में कि जो ग्रोथ होता है ना, वो बचपन से जब आप जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक आप मतलब 18 साल से या 20 साल के नहीं होते तब तक बढ़ता रहता है। लेकिन अब देखो, कह रहा है कि ये 10 साल तक बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन 11 साल के बाद से लेकर, यानी कि जब 11 साल के हो जाते हैं आप, वहाँ से लेके 18 साल तक, या ठेंगे 18 साल तक जब तक नहीं हो जाते, उस बीच में, यानी कि 11 से लेके 18 के बीच में जो आपकी ग्रोथ होती है, जो आपकी हाइट होती है, वो बहुत ही तेज़ी से, यानी कि सडन चेंज होता है। ठीक है, लिखा है ना, बट अपन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 एंड 11, ठीक है, देयर इज अ सडन चेंज, यानी कि सडन यानी कि तुरंत, यानी कि लगभग 8 या 9 सालों में ही आप काफ़ी ज़्यादा हाइट को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, यानी कि पा जाते हैं, जो कि नोटिसेबल होता है। अगर आपको कोई, जैसे मान लेते हैं 10 साल से आपको देख रहा है, ठीक है, फिर उसको 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए मतलब कह दिया जाए कि तुम इनसे नहीं मिलोगे, फिर 5 साल बाद उनको जब मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे यार देख के कि वो कितना ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है पहले के मुकाबले में। ठीक है। तो यही जो एज होता है 10 से लेकर 11 साल के बाद से लेकर 18 साल तक, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में सारा क्या होता है, ग्रोथ होता है बच्चों का हर तरीके से। फिर कह रहा है कि जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में, यानी कि बच्चों या बच्चियों में जो भी चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स में भी होते हैं और बॉडी के अंदर भी होते हैं। यानी कि जो आपके शरीर है, हाथ है, पैर है, आँख है, मुँह है, बाल है, आपकी आवाज़ है, वो भी क्या होती है, हर चीज़ एक चेंज हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एडल्ट। कह रहा है कि जब ये एज मतलब बढ़ता है 11 साल के बाद, आप किसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, एडल्ट की तरफ, यानी कि अब बच्चे का जो लाइफ है आपका वो ख़त्म हो चुका है, आप धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एडल्ट की तरफ, यानी कि आप जवान हो रहे हैं।
देखो कह रहा है कि जो ग्रोइंग है यानी कि जो आपका ग्रोथ होता है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो प्रकृति क्या करती है आपको एक उपहार के तौर पे देती है कि भाई लीजिए आप भी अपने हाइट को बढ़ाइए, लेकिन जिसको नहीं मिल पाती है वो बेचारा कुछ और मिलता है उसको, तो सब छोड़िए। तो कह रहा है कि जो ग्रोइंग होता है ना वो नेचुरल प्रोसेस होता है, और जो पीरियड चल रहा होता है आपके ग्रो होने का, जब हाइट आपकी क्या होती है ग्रो होती रहती है, और कुछ चेंजेस भी आते हैं आपके बॉडी के अंदर और बाहर दोनों, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या हो रहा है आपका मैच्योरिटी बढ़ रही है, यानी कि हम क्या हो रहा है मैच्योर हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं एडल्सेंस, यानी कि आप किस में पहुंच रहे हैं किशोरावस्था में पहुंच रहे हैं, जहाँ आपका क्या होगा काफ़ी सारे ढेर चेंजेस आएंगे आपके अंदर, और बॉडी पार्ट्स भी क्या होगा काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी, आपकी आवाज़ चेंज होगा, आपका शकल सूरत चेंज होगा, आपका जो हेयर होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये सारी काफ़ी चेंजेस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं एडल्सेंस कहते हैं इन शॉर्ट में। देखो जो एडल्सेंस होता है उसका भी एक एज होता है लगभग लगभग, कह रहा है जो एडल्सेंस है वो शुरुआत होता है लगभग 11 साल के बाद, यानी कि जो 11 साल के बच्चे हो जाते हैं वहाँ से उनका शुरुआत होता है किसमें किशोरावस्था में, और ये ख़त्म कब होता है 18 से 19 साल के एज में, यानी कि जब आप 11 साल के हो जाते हैं तो 11 साल के बाद से लेकर क्या होता है आपका ग्रोथ होता है, और तब तक कब तक होगा जब तक कि आप 18 या 19 साल के ना हो जाएं। तो 18 या 19 साल के होने के बाद आपकी हाइट एकदम जैसे तेज़ी से बढ़ रही थी वही तेज़ी से रुक जाती है, और उसके बाद ग्रोथ नहीं हो पाता है, होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा सेंटीमीटर में 2-4 सेंटीमीटर आप बढ़ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो आपकी मेन डेवलपमेंट रहता है आपके बॉडी का वो 11 से लेकर 18 के बीच में या 19 के बीच में रहता है, यानी कि लगभग ये कितना हुआ 7 या 8 सालों का आपका मेन क्या हो रहा था पूरी तरह से विकास होता है, और बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। इसी बीच में यानी कि 11 से 19 के बीच में आपको हर तरह का विटामिन मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह विटामिन वगैरह एनर्जी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आपका बॉडी का विकास अच्छी तरीके से हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बताया ना कि 11 से 19 साल के बीच में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, और उसी समय में बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी का, हर एक चीज़ का, ठीक है, कि उसी में क्या करते हैं हम सबसे ज़्यादा विकास करते हैं, हम सबसे ज़्यादा विकास होता है, और विकास होने के लिए क्या चाहिए बेसिक चीज़ें चाहिए, बस हमको दाल भात सब्जी नहीं, उसके साथ ही जो भी चीज़ें होती है फ्रूट्स वगैरह वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए लेना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से क्या कर सके विकास कर सके डेवलप कर सके। इस पीरियड्स को हम लोग क्या कहते हैं टीन्स कहते हैं, नहीं कहते हैं कि ये इसका जो एज है वो टीनेज है, यानी कि टीन्स में चल रहा है, वो टीन्स यानी कि डब्बे वाला टीन नहीं, टीन से नहीं होते हैं कि ये बच्चा अभी टीनेज है, टीनेज यानी कि छोटा बच्चा है, यानी किशोरावस्था में वो अभी इंटर ही किया है। देखो अब जो कह रहा है कि 13 साल से लेकर 19 साल के बच्चे को क्या कहते हैं टीनेजर कहते हैं, यानी कि एडल्सेंट कहते हैं, ठीक है। तो कोई पूछता है कि एडल्सेंट या टीनेजर क्या होता है, तो दोनों एक ही होते हैं, जब 11 साल से या 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं टीनेजर बोलते हैं या एडल्सेंट बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना, जो लड़कियां होती हैं, बस लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियों में उनका जो एडल्सेंस होता है यानी कि जो उनकी मैच्योरिटी होती है वो क्या होती है 2 साल पहले शुरू हो जाती है, किसके मुकाबले में बॉयज़ के मुकाबले, यानी कि अगर बॉयज़ कब ग्रो कर रहा है 13 साल के ग्रो में 13 साल के एज में उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो लड़कियों का कब होगा 11 साल के एज में ही शुरू हो जाएगा उनका डेवलपमेंट होना, उनका विकास होना। देखो ये हमने जाना कि लड़कियों में 2 साल पहले चेंजेस आते हैं लड़कों के मुकाबले में। फिर कह रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि जो इंसानी बॉडी है उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, किसके जरिए एडोलसेंस के जरिए, यानी कि जब आप किशोरावस्था में इंटर करते हैं यानी कि 11 साल से 19 साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जो बॉडी पार्ट्स में भी चेंज होते हैं और बॉडी के बाहर और अंदर दोनों चेंज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी इन चेंजेस को क्या कहा जाता है प्यूबर्टी कहा जाता है, यानी कि आप क्या हो रहे हैं एडल्ट हो रहे हैं, यानी कि आप जवान हो रहे हैं। देखो फिर कह रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आता है यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण चेंज आता है लड़कों और लड़कों के दोनों में, यानी कि लड़कियों में भी और लड़कों में भी, वो क्या होता है कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि जैसे ही वो प्यूबर्टी यानी कि 18-19 साल के होते हैं, ठीक है, खासकर 18 साल के बाद जब 18 वो क्रॉस करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों क्या अटेंड कर लेते हैं प्यूबर्टी यानी रिप्रोडक्शन को, यानी कि आप वो क्या कर सकते हैं बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस है, लिखा है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज द बॉयज़ एंड गर्ल, यानी दोनों में यानी कि लड़कों और लड़कियों में बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि दोनों क्या हो जाए कैपेबल हो जाए किसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का क्या होता है पूरा चीज़ पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं। प्यूबर्टी इंड्स विद एन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कह रहा है जो प्यूबर्टी है वो खत्म हो जाती है कब, जब दोनों यानी लड़का और लड़की दोनों किसमें इंटर कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में, यानी कि दोनों इतने कैपेबल हो जाते हैं कि क्या कर सकते हैं वो एक बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो उन्होंने हम क्या करेंगे प्यूबर्टी खत्म हो चुका है, यानी कि आपका एडोलसेंस भी खत्म हो चुका है और प्यूबर्टी भी खत्म हो चुकी है, आप किसमें इंटर कर चुके हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में, यानी कि आप क्या कर सकते हैं बेबी को जन्म दे सकते हैं 18 साल के या 19 साल के बाद।
अब टॉपिक आता है चेंजेस इन प्यूबर्टी, यानी कि क्या क्या जो प्यूबर्टी होती है, जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो क्या क्या चेंजेस होते हैं लड़के और लड़की के अंदर, देखते हैं। सबसे पहला चेंज आता है हमारा इंक्रीज इन हाइट। अभी मैंने बताया है कि 11 से लेकर 19 साल के बीच में बहुत ही तेज़ी से आपका हाइट ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन सबसे कम किसका करता है, लड़कियों का। लड़कियों के लड़के के मुकाबले में थोड़ा कम ग्रो करता है, लेकिन सबसे तेज़ इसी में करता है, यानी कि 11 साल से 19 साल के बीच में जो आपका हाइट होगा वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, और 18-19 साल के जाते जाते बाद आपका हाइट पूरी तरह से क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। और बढ़ेगा भी, ग्रो भी करता है, कुछ लोग कहते हैं ग्रो करता है, लेकिन ग्रो करता है बहुत कम लोगों का, और जो ग्रो करता है वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर ग्रो करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन मेन आपका जो हाइट होता है वो कब होता है, 13 साल या 13 साल से लेके 18-19 साल तक, ठीक है। सबसे पहला हमारा चेंज आता है इंक्रीज इन हाइट, यानी कि हाइट में काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, बदलाव होते हैं। देखो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है कि किस एज में किस लड़के का या लड़की का ज़्यादा क्या होता है, ग्रोथ होता है हाइट में। देखो, जब वो लड़का या लड़की 8 साल के रहते हैं तो लड़कों का 72% हाइट इंक्रीमेंट होता है, यानी कि हाइट बढ़ता है, और लड़कियों का 77%। आप जितना भी देखेंगे ना, लड़कियों का हाइट थोड़ा धीरे बढ़ता है, किसके मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में। लेकिन जब वो 18 साल के हो जाते हैं, लड़की और लड़के, उनका हाइट दोनों ही 100% बढ़ जाता है, यानी कि लगभग 18 से 19 साल के जाते जाते उनकी हाइट पूरी तरह से ग्रो कर जाती है। अब उसके बाद जो है हाइट नहीं बढ़ती है, बढ़ती भी है तो कितना, 3 से 4 से या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, शायद एग्जाम में आपके आ सकता है, लेकिन एक्टिविटी ये शायद ना है, अगर आएगा भी तो प्रैक्टिकल में आएगा, और जो कि क्लास 8 में प्रैक्टिकल होता नहीं है, 10-12 में होता है, तो हो सकता होना है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए। कह रहा है कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाइट कितना हो सकता है आपका, जिससे क्या है, क्या करना है, आपका प्रेजेंट हाइट लेना। मान लेते हैं आपकी आप कितने हैं, 120 सेंटीमीटर के हैं इस समय के, ठीक है। और 120 सेंटीमीटर में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 100 का अपान करके परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑल दिस एज, यानी कि जो एज दिया गया है इसमें नीचे लगा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने हाइट को। देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। लिखा है जो गर्ल्स होती है ना, उनका जो हाइट होता है वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। बढ़ता तो है, लेकिन उनकी हाइट एक लिमिट तक उठती है, यानी कि वो एक लिमिट के बाद उनकी हाइट रुक जाती है, लेकिन लड़कों की हाइट नहीं रुकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लड़के हैं उनकी हाइट थोड़ा लंबे समय तक ग्रो करती है, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उनका भी ग्रो करता है, लेकिन उनके लड़कों के मुकाबले छोटी होती हैं। आप हमेशा देखेंगे कि जो लड़के होंगे वो लड़कियों से बड़े होंगे मैक्सिमम केस में, यानी कि लगभग 90% केस में आप जब देखेंगे तो क्या होंगे, लड़कियाँ क्या होंगी, छोटी होंगी, और लड़के इनसे हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे हाइट में, ठीक है। तो ऐसा होता है, और दोनों का ग्रोथ, यानी कि लड़कियों का भी और लड़कों का भी ग्रोथ 18-19 साल के बाद पूरी तरह से क्या होता है, रुक जाता है और ग्रो नहीं करता है। देखो, जो दूसरा हमारा चेंज आता है, मतलब किसमें, एडोलेसेंस में, यानी कि 11 से लेके 19 साल के बीच में हमारा जो दूसरा चेंज है वो क्या है, चेंज इन बॉडी शेप, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है वो चेंज होता है। देखो, दो चीज़ है, लड़कियों में और लड़कों में। लड़कों में क्या होता है, जब इंटर यानी कि 13 साल के हो जाते हैं, जब इंटर करते हैं किसमें, किशोरावस्था में, यानी कि एडोलेसेंस में, उनका जो चेस्ट होता है और जो शोल्डर होता है वो क्या होता है, वाइडर हो जाता है। यानी कि पहले अगर उनका चेस्ट इतना था, ठीक है, तो क्या होता है, बढ़ के इतना हो जाता है, यानी कि अब बड़ा हो जाता है। नहीं कहते हैं 80 सेंटीमीटर का जो मेरा चेस्ट है, 72 सेंटीमीटर का चेस्ट है, 75 सेंटीमीटर का चेस्ट है, तो उनका जो बॉडी होता है, उनका जो शोल्डर होता है वो थोड़ा वाइडर हो जाता है। वाइडर यानी कि थोड़ा फैल जाता है, ठीक है, इसका लड़कों का। वही कह रहा है, आप लोग नोटिस किया होगा कि लड़कों को जब क्लास में होते हैं तो उनका जो शोल्डर होता है वो ब्रॉडर हो जाता है, ब्रॉडर यानी कि थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और उनका चोस्ट भी, जो उनका छाती रहता है वो भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो लड़के होते हैं जैसे इंटर करते हैं उनका हाइट भी बढ़ता है और बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। वही चीज़ क्या है, लड़कियों में भी है। कह रहा है इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, यानी कि जिनका कमर होता है उनके नीचे का जो भी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, पूरी तरह से क्या बोलते हैं, वाइडर हो जाता है, ठीक है, चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स, यानी कि जो लड़के होते हैं उनके जो मसल्स होता है, मसल यानी कि बॉडी वेयर नहीं दिखाते हैं, मैं देखो मेरा बॉडी बन गया है, तो सबका नेचुरली होता है, वो कोई मेहनत नहीं करता है, ठीक है। मेहनत कब करते हैं, 18 साल के बाद जब आप मेहनत करेंगे तब जो बॉडी बनेगी आपकी, वो बॉडी क्या ऐसी होगी, ओरिजिनल होगी। लेकिन ये जो बॉडी बनती है 11 और 19 साल के बीच में, वो नेचुरल बॉडी बनती है। सबको लगता है कि मेरा 6 पैक है और ये हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बॉयज़ में जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, किसके मुकाबले में, लड़कियों के मुकाबले में। 10 चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल आर डिफरेंट, इसलिए बताया जा रहा है कि जो चेंजेस आते हैं लड़कियों और लड़कों में वो पूरी तरह से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लड़कियों में अलग चेंजेस होते हैं और लड़कों में अलग चेंजेस होते हैं, लेकिन दोनों का चेंजेस किस में अटेड है, बॉडी शेप से, यानी कि दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है जैसे जैसे एज वो क्रॉस करते जाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के जैसे ही होंगे उनका जो डेवलपमेंट होगा रुक जाएगा, और वहाँ पर किस में पहुँच जाते हैं,
रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी में। तीसरा हमारा चेंज होता है वॉइस, सबसे मेजर चेंज है जो आप लोग हमेशा ऑब्जर्व करते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके दोस्त होंगे अगर वो क्लास 6 में रहे होंगे, ठीक है, तो उनका जो आवाज़ होगा काफ़ी सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट यानी कि मीठा होगा। जैसे वो क्लास 8 में पहुँचेंगे, आप जब देखेंगे उनका जो साउंड होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उभरा हुआ आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है कोई उनके गले में कोई कुछ हो गया है, ठीक है, उनका आवाज़ बहुत मोटा मोटा आता है, ठीक है। तो वॉइस चेंज होता है जब वो किस में पहुँचते हैं, किशोरावस्था में पहुँचते हैं, ठीक है। उनका वॉइस बहुत फटने लगता है, यानी कि ऐसा लगता है वो किसी माइक में बोल रहे हैं, किसी स्पीकर में बोल रहे हैं, ठीक है। वही है। कह रहा डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स, वही चीज़ में जो मैंने बताया है। कह रहा आपने नोटिस किया होगा कि क्लास में जो आपके दोस्त हैं वो क्या उनकी आवाज़ जो है फटी हुई आती है, फटी हुई नहीं क्रैक्स आती है, नहीं भर भर बोलते हैं वो, ऐसा लगता है कि वो साउंड पे बोल रहा है, किसी माइक पे बोल रहा है, ठीक है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स यानी कि जो आपका गला होता है, नेक होता है, उसमें एक होता है लैरिनेक्स। क्या होता है? लैरिनेक्स। वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से आवाज़ भी क्या होता है, मोटा होने लगता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस यानी कि जो लड़के होते हैं उनका जो लैरिनेक्स होता है वो काफ़ी बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से साउंड भी क्या होने लगता है, थोड़ा ऊंचा होने लगता है और थोड़ा क्रैक्स की तरह आवाज़ आती है। ऐसा लगता है वो कितने तेज़ी से बोला और बेचारा वो धीरे भी बोलेगा लड़का, तो तभी काफ़ी तेज़ी से साउंड उसका आएगा। तो लैरिनेक्स में क्या होता है, उसका ग्रो करता है, यानी कि जो गले में लैरिनेक्स होता है वो बढ़ता रहता है जैसे उसका एज बढ़ेगा। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो नेक है ना, इस तरीके से नेक रहता है, देखते होंगे ये जो इसे हम लोग हिंदी में घेगा कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। तो एडम्स का जो एप्पल होता है वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, किसमें, लड़कों में, ठीक है। देखो इस तरीके से हो जाता होगा। अब जब क्लास में जाएंगे तो देखेंगे, गौर करिएगा, क्लास में ऐसे बच्चों का होगा। तो वही कह रहा है कि जो ये होता है ना, जो लैरिनेक्स बड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं, यानी कि एडम का एप्पल। एडम कौन है, कोई होगा बंदा, ठीक है। अब आते हैं गर्ल्स में। अभी हमने देखा बॉयज़ में कि उनका आवाज़ क्या होता है, थोड़ा क्रैक्स की ना फटने लगता है, ऐसा लगता है वो माइक में या किसी साउंड में बोल रहे होते हैं। लेकिन जो लड़कियों में होता है वो देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो जो लड़कियों का लैरिनेक्स होता है, यानी कि जो लड़कियों का ये एडम एप्पल होता है ना, उनका छोटा होता है, ठीक है, जिसके वजह से उनका साउंड जो रहता है लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसीलिए जो लड़कियाँ होती हैं उनका साउंड हमेशा क्या होता है, अच्छे होता है, किसके मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में। यानी चाहे वो छोटी रहे, चाहे वो मिडिल एज भी रहे, चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए, उनका आवाज़ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगा, ठीक है। तब वो नेचर दिया है उनको, अब क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो वॉइस रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई पिच्ड रहता है। हाई पिच्ड यानी कि काफ़ी मतलब तीखा रहता है, मतलब थोड़ा पतला रहता है, जिसकी वजह से उनका साउंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। लेकिन जो लड़के होते हैं उनका जो लैरिनेक्स होता है, यानी कि जो एडम एप्पल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से साउंड भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ आता है। लेकिन ऐसा लड़कियों में नहीं होता क्योंकि उनका लैरिनेक्स छोटा होता है। अब देखो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो लड़के होंगे, यानी कि 19 साल के बाद जो उनका वॉइस होगा हमेशा ऐसे रहता है, लेकिन ऐसे नहीं रहता है। यानी कि 11 साल से लेके 18 साल तक जो वॉइस रहता है वो क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, बदलते जब 19 साल के हो जाते हैं तो आपको वॉइस भी क्या होता है, आपका भी वॉइस अच्छा हो जाता है, सुनने लायक हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जो आवाज़ वाली दिक्कत है वो लगभग साल से 2 साल में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आप इसमें अगर आवाज़ आपका फट रही होगी, यानी कि क्रैक्स आ रहे होंगे आपके आवाज़ में, उभरा हुआ आवाज़ आ रहा होगा, बहुत जल्दी यानी कि साल भर या 1.5 साल के बाद ही क्या होगा, आपका आवाज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और काफ़ी अच्छे आवाज़ आने लगेंगे, ठीक है। पिच भी क्या हो आपका धीरे धीरे हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ अच्छे आने लगते हैं। तो ये हमेशा गला दिक्कत नहीं है, ये कभी कभार जब आप डेवलप करते हैं, क्या बोलते हैं, 13 से 19 साल के बीच में जब आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तब ये दिक्कत होता है लड़कों में, ठीक है। देखो अब इसके बाद आता है हमारा कि क्या, और जो चौथा डेवलपमेंट है वो क्या है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। यानी कि जब आप कोई काम करेंगे 12 साल के बाद या 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। यानी कि जब आप बच्चे थे, यानी कि जब 10 साल से कम थे, जब छोटे थे, तो कोई भी काम करते थे तो आपको पसीना नहीं आता था। लेकिन जैसे आपने इंटर किया किसमें, एडल्सेंस में, किशोरावस्था में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप जो भी काम करेंगे, छोटा मोटा जो भी काम करेंगे, आपको गर्मी होना तय है। गर्मी क्या होता है, क्योंकि आपके अंदर से जो ग्लैंड होते हैं, जिसको हम ऑयल ग्लैंड कहते हैं या क्या कहते हैं, स्वेकियस ग्लैंड कहते हैं, उसमें से पसीना निकलता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के बाहर वो पसीना आ जाता है, ठीक है। तो केबी कब होता है, एडल्सेंस में होता है, यानी कि किशोरावस्था में होता है। तो 10 साल के नीचे रहेंगे तो किसी बच्चों को देखेंगे उसको गर्मी नहीं होगा। क्यों गर्मी नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लैंड रहता है वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 12th के साल में, यानी कि 12 साल के बाद जब इंटर करते हैं एडल्सेंस में, तो ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और जो भी काम करेंगे उसके हिसाब से आपको
पसीना होगा। और देखते ही देखते क्या होता है, आपके फेस पे पिंपल हो जाता है और आप परेशान होने लगते हैं कि क्यों पिंपल हो रहा है। ये पिंपल कोई कारणवश नहीं होता है। पिंपल क्या है, ये नेचुरल पिंपल है। पिंपल यानी कि जो आपके अंदर गर्मी है उसको बाहर जब लाया जाता है तो क्या बोलते हैं, चेहरे पे कई लोग के पिंपल निकलने लगता है, ठीक है। तो पिंपल भी क्या हो जाएंगे, जब आप 18-19 के जब एज पार कर जाएंगे तो पिंपल ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। देखो जो एज होता है ना 13 और 19 साल का, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को उनको झेलना पड़ता है, ठीक है। सब लोग झेलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और सबको पिंपल होते हैं, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो पिंपल्स होते हैं फेस पे, वो भी क्या एक तरह से इन्हीं एक्टिविटी के कारण होते हैं। यानी कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी ये सब चेंजेस आते हैं। अब उसके बाद क्या चेंजेस आता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। जैसे कि देखो कह रहा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में, यानी कि ठीक चैप्टर 9 में हमने क्या पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म और एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी तो बताया जा रहा है कि जो 18 और 19 साल के बच्चे हो जाते हैं वो किस में इंटर कर जाते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में। यानी कि वो उस समय के बाद, यानी कि 19 या 20 साल के बाद, मैक्सिमम 19 साल के बाद वो अपने बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जब आप प्यूबर्टी कंप्लीट कर लेते हैं, जब प्यूबर्टी आप में इंटर करते हैं, ठीक है, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, और जो पेनिस होते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और टेस्टिस में से स्पर्म बाहर आने लगते हैं, ठीक है। वही गर्ल्स में भी होता है, जो एग होते हैं, जो ओवम होता है, वो भी क्या होता है, ओवरी से बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके बेबी को जन्म दे सकते हैं 18 या 19 साल के बाद, ठीक है। इस तरीके से उनका सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब आते हैं रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखो अब जो बच्चे होते हैं 11 या 19 साल के बीच में, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशन आ जाता है। यानी कि छोटी छोटी बातों पर क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें पे खुश भी हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातें पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर नाराज़ भी हो। उनको लगता है कि सारा जो दुनिया है वो गलत है और बस मैं ही क्या हूँ, सही हूँ। लेकिन ये ऐसा मतलब सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है किसी एक लड़के के साथ हो रहा है, ये लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, ठीक है। इसी को मतलब कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियाँ दोनों बेचारे परेशान रहते हैं इन 7-8 साल तक। उनको लगता है कि पूरी दुनिया गलत है, हम बस जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उनकी बात सुनना चाहिए। तो ही कह रहा है जब आप मेंटल यानी कि जब इसमें पहुँचते हैं तो आपकी दिमागी संतुलन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बातें आपको उतना शोभित नहीं करेंगी जितना अब मैच्योरिटी पहुँचने के बाद आपको ध्यान आएगा कि हाँ जो मैंने बोल रहा था उस समय में वो मैं गलत बोल रहा था। लेकिन जो इस समय आप बोलेंगे, ठीक है, वो सामने वाले को बात जो है अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो एडल्सेंस होता है, यानी कि जो किशोरावस्था होता है, उसमें थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वही चीज़, पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, यानी जो सोच रहती है ना वो बदल जाती है, और बदलते बदलते काफ़ी टाइम लगता है। यानी कि जब 19 साल के 20 साल के हो जाते हैं तब आपके अंदर क्या होती है, मैच्योरिटी आती है। तब आपको लगता है कि हाँ जो मैंने पहले बोल रहा था घर वालों से या किसी दोस्त से, वो मैं गलत बोल रहा था, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर थिंकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा सोच प्रभाव डालता है। कौन, एडल्सेंस, जब आप किशोरावस्था में इंटर करते हैं। देखो इसी चीज़ में एक आपके पास सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा हथियार आ जाता है, यानी कि लड़कों के पास भी और लड़कियों के पास भी क्या हथियार आता है। देखो आप जब छोटे होते हैं, यानी कि 10 साल से छोटे होते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप 11 साल के बाद इंटर करते हैं किसमें, एडल्सेंस में, और जब तक 18-19 साल के हो नहीं जाते हैं, उस समय के टाइम में, यानी कि जो 7 से 8 साल का टाइम रहता है, उसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसमें जो भी आप चीज़ सीखते हैं वो आपको लाइफ टाइम बहुत याद रहता है। इसीलिए जो कहते हैं ना, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, कभी आप जो नाना होंगे या बाबा होंगे या दादा होंगे, उनसे पूछिएगा कि वो बचपन में क्या क्या किए थे, उनको सब मुझे मानी याद होगा। क्यों याद होगा, क्योंकि जो टाइम रहता है ना 11 से 19 साल के बीच में, ये इसमें हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए सीखने के लिए, कि जो भी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे, जो भी चीज़ें हम खेलेंगे, जो भी टाइम स्पेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, वो पूरी लाइफ टाइम हमें याद रहने वाली है। लेकिन यही काम जब हम 19 साल या 20 साल के बाद करते हैं ना, तो हमको धीरे धीरे क्या होता है, भूलता हुआ जाता है जैसे हम ग्रो करते हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है 11 से 19 साल के बीच में, हम जो भी चीज़ करेंगे, इसमें जो भी चीज़ करेंगे, चाहे छोटी छोटी कोई भी चीज़ ना क्यों ना हो, वो हमें पूरी लाइफ टाइम याद रहने वाली है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारा ब्रेन रहता है वो पूरी तरह से क्या रहता है, एक्टिव रहता है, और जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमें दिमाग में छप जाता है और ज़िंदगी भर नहीं भूलता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या डेवलपमेंट आता है, तीसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि लड़कों और लड़कियों में दोनों में क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के अलावा भी चेंजेस होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा चैप्टर 9 में कि
टेस्टिस और ओवेरी, टेस्टिस किस में होते हैं, मेल में होते हैं, ओवेरी फीमेल में होते हैं। ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। कह रहे हैं दोनों प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं क्या, गैमेट्स को। जब गैमेट्स की वजह से जाइगोट बनता है, अभी हमने चैप्टर 9 में पढ़ा, और जाइगोट की वजह से फीटस बनता है, और फीटस के बाद बच्चा का प्रोडक्शन यानी कि डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब वो क्या बोलते हैं कि वो प्यूबर्टी के बाहर चले आते हैं, जब किस में चले आते हैं, मैच्योरिटी में चले आते हैं, तो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो मेल रहते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो फीमेल होती हैं ओवा प्रोड्यूस करती हैं, ओवा यानी कि ओवम। ठीक है, और इन गर्ल्स यानी कि लड़कियों में उनका जो ब्रेस्ट रहता है वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और लड़कों में जो उनका फेशियल यानी कि जो दाढ़ी वगैरह नहीं रहते हैं, लड़के आने लगते हैं, मूंछ वगैरह आने लगते हैं, तो इन दोनों में यही चेंजेस होते हैं। कब, 13 साल के बाद से लेकर 19 साल के बीच में लड़कों के दाढ़ी आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चेंजेस होते हैं कब, इन एडल्सेंस में यानी कि इन किशोरावस्था में। इसके साथ और सारे चेंजेस होते हैं, जैसे लिखा है बॉयज़ कैन आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, यानी कि लड़कों के सीने पे जो है हेयर आने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, उनके दाढ़ी पे ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, मोछ वगैरह ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, और ऐसे ही लड़कों लड़कियों में भी दोनों में चेंजेस आते हैं। हर तरह के जो बदलाव होते हैं इन्हीं जो एज रहता है ये 7-8 साल का सारा चेंजेस इन्हीं में होते हैं। ठीक है, और इसमें सारे के सारे बदलाव होते हैं। उसके बाद जो बदलाव होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं 20 साल के बाद। फिर कह रहा है कि जो भी चेंजेस होते हैं इस किशोरावस्था में यानी कि एडल्सेंस में, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स। ठीक है, आप लोग सुना होगा कि जो भी क्या बोलते हैं 11 साल के और 19 साल के बच्चे होते हैं उसके बीच में का जो भी उनका चेंजेस होता है, कौन चेंज करता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, देखो ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और इस तरह का एक केमिकल क्या हो सकते हैं कि एक रिएक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, इन्हीं हार्मोन्स के जरिए सारा चीज़ क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। इसी हार्मोन्स के जरिए हमारे जो क्या बोलते हैं दाढ़ी मूंछ रहते हैं वो आते हैं। इन्हीं हार्मोन्स के जरिए हम लोग की जो हाइट होती है वो बढ़ती है। इन्हीं हार्मोन्स के जरिए जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है बॉडी का वो चेंज होता है। इन्हीं हार्मोन्स के जरिए जो हमारी वॉइस होती है, ठीक है, जो भी बताया मैंने, एडम एप्पल इसे कह रहे थे, वो चेंज होता है। तो हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीजन है जो सबको कंट्रोल करके रखता है इन 7-8 सालों तक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हार्मोन्स की वजह से ही सब चीज़ क्या होता है, डेवलप होता है। फिर कह रहा है हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। अभी मैंने बताया कि हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर पहले से मौजूद रहते हैं। दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन सिस्टम। ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, देखो ये इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है, ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करता है, हार्मोन को निकालता है बाहर। ठीक है, और वो हार्मोन जाके क्या करते हैं, हमारे शरीर में बदलाव करते हैं जिसकी जो ज़रूरत होती है। अब देखो कह रहा है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, अभी एक एक करके देख लेते हैं। कह रहा है जो मेन हार्मोन होते हैं यानी कि जो लड़कों के अंदर जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ज़िंदगी भर आपके लिए काम आने वाला है। यानी कि जब 19 साल तक काम तो आएगा, ये ऑटोमेटिक काम करेगा, लेकिन 20 साल के बाद ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता, इसको काम करवाना पड़ता है जिम वगैरह जाके। ठीक है, जब आप जिम वगैरह जाएंगे, जब प्रोटीन लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, तब जाके प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो एज है 11 से 19 साल के बीच में ये ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है। देखो कह रहा है जो मेन हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसकी वजह से ही क्या होता है, प्यूबर्टी में हम अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो पाता है। इसी की वजह से यानी कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही हमारे क्या बोलते हैं फेस पे दाढ़ी आता है, मूंछ आता है। ठीक है, हर एक चीज़ डेवलप करता है। वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल्स, यानी कि अब देखते हैं गर्ल्स में, यानी कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसका क्या नाम है, एस्ट्रोजन। देखो इसको इसलिए मैंने कहा कि याद रखिएगा, जो लड़कों का हार्मोन होता है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। एक किससे नाम पड़ा है, टेस्टिस से उनके। ठीक है, अब देखो जो लड़कियों का हार्मोन होता है जिसकी वजह से उनमें चेंज आता है उसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। अब इसका ट्रिक क्या है, देखो जो वुमेन होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनके अंदर से जो एग निकलता है कैसे शुरू होता है, एग यानी कि अंडा। ठीक है, यानी कि ई, इसमें भी देखो एस्ट है, यानी कि एक से ही क्या है, ये संबंधित है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो मेल होते हैं उनका जो हार्मोन्स होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो किससे रखा गया है, टेस्टिस से रखा गया है। ठीक है, और जो फीमेल के हार्मोन्स का नाम है वो है एस्ट्रोजन, जो उनके एग से रखा गया है, जो उनका ओवम निकलता है। ठीक है, तो ये है चेंजेस है जिसकी वजह से दोनों हार्मोन मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से लड़कों में और लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। और जो दोनों हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा हाई चांस रहते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब क्या क्या जो हार्मोन होते हैं
वो किस तरीके से रिप्रोडक्टिव फंक्शन में काम करते हैं, यानी कि जो भी हमारा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों का जन्म देने के लिए, उनमें ये हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं वही हमको देखना है। देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो सीक्रेट करता है किसको, हार्मोन्स को, वो कह रहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जिसमें जो नसें हैं हमारी, ठीक है, उसमें जो ब्लड दौड़ रहे होते हैं उसी ब्लड में ये क्या करते हैं, उस हार्मोन्स को इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि उस हार्मोन्स को उस ब्लड में डाल देते हैं। और जो ब्लड है वो क्या करता है, बॉडी के हर जगह पार्ट्स में जाके वो टारगेट साइट पे बैठ जाता है। लिखा है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि नसों में जो ब्लड दौड़ता है, खून दौड़ता है, उसी में क्या कर सकते हैं, भेज देते हैं कि तुम भी जाओ उस ब्लड के साथ और हर बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाओ, सेटल हो जाओ। और जैसे ही वो सेटल होते हैं टारगेट साइट पे, उनकी वजह से, उन हार्मोन्स की वजह से जो मैंने बताया जो चेंजेस होते हैं अभी, वो सारे चेंजेस होते हैं लड़कियों और लड़कों में। देखो यहाँ पर समझाया गया मैप के द्वारा, ठीक है। कह रहा है जो हार्मोन्स निकलते हैं किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अभी मैंने बताया ना पिट्यूटरी ग्लैंड यही मेन ग्लैंड होता है जहाँ से हार्मोन निकलते हैं। कह रहा है जब ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, टेस्टिस और ओवरी से निकलते हैं। जब ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं किससे, टेस्टिस से, तो उसे क्या कहते हैं, मेल का हार्मोन्स कहते हैं। और वही जो हार्मोन्स किससे निकलेंगे, ओवरी से निकलेंगे, जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोजन। क्या कहेंगे, एस्ट्रोजन, जिसमें फीमेल में निकलता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस तरीके से याद करें, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। बाकी जो बता एस्ट्रोजन वो ओवरी से निकलता है, फीमेल में होता है। अब देखो कह रहा है जो हार्मोन होते हैं ये किसमें मिक्स हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, यानी जिसमें खून दौड़ता है, और हर बॉडी के पार्ट्स में जाके क्या कर सकते हैं, बैठ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि तुम्हें ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ग्रो करवानी है बॉडी में, ठीक है। फिर कह रहा है स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑन द स्टेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे आप प्यूबर्टी में बढ़ते रहते हैं, क्रॉस करते रहते हैं, वैसे चेंजेस आपके अंदर होते रहते हैं इन हार्मोन्स के जरिए। अगला टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स। देखो कह रहा है जो एडल्सेंस होते हैं, यानी कि जो किशोरावस्था के जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो कैपेबल होते हैं कब, रिप्रोडक्शन होती है जब उनका टेस्टीज, यानी कि लड़कों का, यानी कि मेल का टेस्टीज और फीमेल की ओवेरीज क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो गैमेट्स को, यानी कि जो मेल है वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर पा रहे हो और जो फीमेल है वो ओवम को प्रोड्यूस कर पा रही हो, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों क्या होंगे, मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों क्या कर सकते हैं, अपने बेबी को जन्म दे सकते हैं। इस तरीके से चेंजेस होते हैं। देखो अब इसमें कई सारे चेंजेस हैं जैसे मैंने बता रहा हूँ। कह रहा है इन फीमेल्स, यानी कि लड़कियों में, इन फीमेल्स जो इनके ऑर्गन्स होते हैं ना, वो 10 से 12 साल में क्या होते हैं, प्यूबर्टी में पहुँच जाते हैं और लगभग 40 से 45 साल तक ये रहते हैं, यानी कि 12 साल से लेकर 45 साल तक क्या रहते हैं, इनकी प्यूबर्टी रहती है। यानी कि इस बीच में ये क्या कर सकती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहुँच सकती हैं, यानी कि बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। करना 50 साल से लेके 12 साल के बीच में, यानी कि 12 साल से लेके 50 साल तक किसकी है, लड़कियों का है। द ओवा बिगेन टू द मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जैसे वो बड़ी होती जाएंगी, जैसे वो 18 साल से बड़ी होंगी, उनका जो ओवम होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, यानी कि वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। वन ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज बाई वन द ओवेरी वंस इन 28 से 30 से 28 दिन, यानी कि जो उनका ओवम होता है वो हर महीने में 28 दिन में या 30 दिन में एक बार क्या होता है, बाहर आता है। और वही पीरियड होता है जिसकी वजह से वो क्या हो सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी फीमेल। तो ये कह रहा है एक ओवम हर महीने में, यानी कि 28 से 30 दिन में एक बार क्या होता है, बाहर आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज वॉल रिसीव द एग, यानी कि इस पीरियड में, यानी कि जो उनका पीरियड चल रहा होता है उसमें क्या होता है, जो यूटेरस का जो वॉल होता है ना बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इनका पीरियड आता है तो क्या होता है, उसमें से एग्स बाहर निकलते हैं, उनके जरिए उनका ब्लड वगैरह भी बाहर आता है। वही लिखा है यहाँ पर, इन केस इन फर्टिलाइजेशन एंड बिगिन टू डेवलप द रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, यानी कि अगर वो उस समय में, ठीक है, मतलब जब उनका पीरियड आ रहा होता है, यानी कि जब वो 28 दिन एक बार आता है, तो उस समय में अगर, ठीक है, अगर इंटीमेट होती हैं तो उस समय में क्या हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं कोई भी फीमेल। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकनेड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग द ब्लड विसल एंड सेड ऑफ, यानी कि अगर उस समय में कोई जो है इंटीमेट नहीं होती हैं, तब वो क्या होगा, जो एग है सिंपली आएगा और सिंपली वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, ठीक है। फिर कह रहा है दिस कॉज ब्लीडिंग इन वोमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इसके वजह से वो क्या होती हैं, उनको ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड आता है बाहर, और उसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसकी वजह से उनका मतलब जो पीरियड होता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है उनके लिए, लड़कियों के लिए, जो बस वही समझ सकती हैं, लड़के नहीं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन 28 to 30 डेज, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि जो उनका पीरियड्स होता है वो 28 या 30 दिन में बस एक बार आता है, ठीक है।
द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिन टू प्यूबर्टी एट इन टर्म्स एज मिनार्क, यानी कि जब पहली बार लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी जब पहली बार पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिनार्क। तो इसमें तीन चीज़ें दी गई हैं, यानी 3 वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स। ठीक है, अब पीरियड्स में सबसे जो पहला पीरियड्स आता है उनको हम बोलते हैं मिनार्क। क्या बोलते हैं, मिनार्क, जो कब आता है, 12 से 14 साल के बीच में आता है। और जो सबसे लास्ट पीरियड आता है, यानी कि जो सबसे आखिरी बार आता है, उसे कहते हैं हम मेनोपॉज, जो कब आता है, 45 से 50 साल की उम्र में। यानी कि जब वो 50 साल की हो जाती हैं जो फीमेल, उसके बाद उनका पीरियड नहीं आता, उसके बाद पूरी तरह से पीरियड वो ख़त्म हो जाता है। और वो क्या कर सकती है, उसके बाद वो अपने बेबी को या अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि जब पीरियड आएगा ही नहीं तो बच्चा भी नहीं पैदा होगा। तो वही कह रहा है कि जब पहली बार आता है उसे मेनार्क बोलते हैं, और 50 साल के बाद जब ये पूरी तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज यानी कि रुक गया है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है जो आपको जानना जरूरी है। अब देखो, ये भी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है भी किसकी वजह से आता है, हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो हार्मोन्स ही मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो वही कह रहा है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हार्मोन के द्वारा। The cycle include the menstruation of the egg, it releases thickening of the uterine wall and its breakdown pregnancy does not occur। वही चीज़ जो मैंने समझाया है। In case the egg is fertilized, it begins to divide, then egg एक सेकेंड, जब वो एग बाहर आता है, अगर उस समय में कोई इंटीमेट हो गया, यानी कि अगर उनका मतलब कोई मिल गया फीमेल भी, तो क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला टॉपिक आता है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, यानी कैसे मतलब डिटरमाइन होता है कि जो प्रेगनेंसी के बाद लड़का होगा या लड़की होगा। नहीं बोलते हैं लोग कि लड़की होता है कि लड़का होता है, क्या होगा देखते हैं। तो कौन डिटरमाइन करता है, मतलब कौन से हार्मोन्स होते हैं जो तय करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो देखते हैं कौन से हार्मोन्स हैं। देखो, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर 9 में, उसमें एक वर्ड आया था जिसका नाम था क्रोमोसोम्स। ठीक है, था ना, एक वर्ड नहीं है तो जाके उसमें दोबारा पढ़िएगा। अगर इस तरह से भूल जाएंगे तो अच्छा नहीं आएगा ना पढ़ने के लिए। तो ये कह रहा है कि जो ये क्रोमोसोम्स होता है एक धागे की तरह होता है, इस तरीके से धागा होता है जो बहुत छोटा होता है, बहुत हद से ज़्यादा छोटा। इस तरीके से जो धागा होता है, आपने धागा देखा होगा, इस तरीके से धागा होता है ना, इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है क्रोमोसोम्स का। अब देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यही मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से कंफर्म हो पाता है, जो हार्मोन्स होते हैं कंफर्म कर पाते हैं कि लड़का हो या लड़की। अब देखो, क्रोमोसोम्स कैसे डिफाइन करेंगे कि लड़का हो या लड़की, वो भी देखते हैं। कह रहा है कि रिकॉल द चैप्टर 8, यानी कि जब चैप्टर 8 पढ़ रहे थे उसमें क्रोमोसोम्स दिखाया गया था कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर सेल के अंदर, मैंने बताया ना कि हर इंसान के अंदर एक सेल होता है, जैसे हर घर के अंदर एक ईंटा से जुड़ा हुआ घर होता है, वैसे इंसान के अंदर भी करोड़ों सेल होते हैं। उस सेल के अंदर, ठीक है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सबको पता है। जैसे मान लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं क्या है, सेल है, एक छोटा सा सेल है इंसानों के अंदर, इसके अंदर छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब देखो, कह रहा है कि हर एक सेल में, यानी कि हर इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, ठीक है, कह रहा है हर इंसान के अंदर, हर एक सेल के अंदर, हर एक न्यूक्लियस के अंदर लगभग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम होते हैं जो पेयरिंग में होते हैं। पेयरिंग यानी कि ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23। इसको याद रखिएगा इस डेटा को, कि हर सेल के अंदर, हर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हर न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, धागे की तरह होता है। और ये सब में होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक में होते हैं, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। कितने होते हैं, 23, वो भी पेयर में। देखो, इसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो पेयर होते हैं ना, वो एक्स वाई होते हैं। भाई पेयर होता है, एक एक्स होगा एक वाई, दोनों आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो किसका नाम देंगे, एक्स और वाई नाम दिया गया है इसको। ये हमेशा नाम ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं, इंटर तक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई कभी नहीं बदलेगा। तो ये कह रहा है कि जो 23 पेयर है उसमें क्या होते हैं, उसमें 2 सेक्स और क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है, एक्स और वाई दिया गया है। देखो, ये जो फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। देखो, जो लड़के होते हैं ना, उनके अंदर जो पेयरिंग होता है वो एक्स वाई का होता है, यानी कि जो लड़के के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो मेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक्स वाई होते हैं। और वहीं जो फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स रहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, मैं फिर बता दे रहा हूँ। जो लड़के उनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है एक्स वाई होता है, और जो फीमेल क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 2 एक्स होता है, उनमें वाई नहीं होता है। अब देखो, जब एक्स और वाई जो है मेल इंटर करेगा किसमें, एक्स एक्स में, तो वही मेन, जैसे सिंपली मैं बता देता हूँ, इसको छोड़िए एक्स वाई को। देखो,
जो लड़का होता है यानी कि जो मेल होता है वही डिसाइड करता है कि लड़का होगा लड़की। नहीं कहते हैं कि लोग कि लड़की है वो जिम्मेदार है लड़की के लिए। जैसे लड़की जब लड़की को जन्म देती है, जब फीमेल जो होती है अपने बेबी को जन्म देती है और वो लड़की निकलती है तो लोग किसको दोष देते हैं? लड़कियों को दोष देते हैं। लेकिन ये उल्टा होता है। मेन जिम्मेदार कौन रहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहिए? लड़के को, क्योंकि लड़के के अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो एक्स वाई के होते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनके दोनों अंदर क्या रहते हैं? एक्स एक्स रहते हैं, यानी कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लड़का को जन्म दे रहा है या लड़कियों को जन्म दे रहे हैं। मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लड़का होता है, क्योंकि उनके अंदर दो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक एक्स और वाई। अब दोनों मिलते हैं तो क्या क्या बनते हैं वो भी हम देखते हैं। तो इस जो फिगर है इसमें अच्छे से समझाया गया है। मान लेते हैं ये स्पर्म है किसका? जो है मेल का स्पर्म है, ठीक है। इसमें से दो जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स आएंगे, एक आएगा हमारा एक्स और दूसरा आएगा हमारा वाई, ठीक है। अब ये किसका है? ये एक्स है, यानी कि ये फीमेल का क्या है? एग है, यानी कि ओवम है। अब इस ओवम में अगर ये एक्स एक्स के साथ जाता है तो लड़की होती है, यानी कि फीमेल चाइल्ड होती है, ठीक है। अगर ये वाई एक्स के साथ जाता है तो लड़का होता है। तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो लड़के को या लड़की को जन्म देता है, यानी कि जिसकी वजह से जन्म लेती हैं, वो कौन है? लड़का है। यानी कि लड़के को दोष देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से क्या होता है? लड़की पैदा होती है, ठीक है। तो लड़की और लड़कियों में कभी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। और जो हम लोग कहते हैं कि लड़की यानी कि जो बाप बहू है वो जिम्मेदार होती है, फीमेल जिम्मेदार होती हैं, वो असल में नहीं होती है अगर साइंस के हिसाब से देखें तो। और साइंस क्या है? रियलिटी है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब when a sperm containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosome, यानी कि अगर जो स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम होगा वो किस में टकरा जाए? एक्स वाले लड़की में, यानी कि लड़की का एक्स क्रोमोसोम है उसमें टकरा जाए तो क्या फॉर्म होगा? यानी कौन जन्म लेगा? फीमेल जन्म लेगी, यानी कि लड़की जन्म लेगी, ठीक है। और अगर उसका वाई वाला क्रोमोसोम्स किससे टकरा जाए? एक्स वाले क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, जिसकी वजह से लड़का पैदा होगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। फिगर काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अगर एक्स एक्स होता है तो लड़की और एक्स वाई होता है तो लड़का, ठीक है। यानी कि सेम सेम तो लड़की और डिफरेंट हुआ तो लड़का। देखो यहाँ लिखा भी है कि क्या होता है? फादर यानी कि जो पिता होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या होगा, लड़की जो होगी, बच्चा होगा जो लड़का होगा कि लड़की होगा। कौन डिटरमाइन करता है? फादर, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, ठीक है। तो फादर डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की, ना कि कोई फीमेल डिसाइड करती है लड़का होगा लड़की। देखो ये जो फिगर है ना, ये दिखाया गया कौन सा जो कह सकते हैं जो ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है। और यही जो ग्लैंड होते हैं यही मेन ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। देखो सबसे खतरनाक वाला होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो दिमाग में जो हमारा कान है जस्ट उसके ऊपर रहता है, यानी कि जो एक कान है ना, कान उसके जस्ट ऊपर रहता है, छोटे छोटे रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये सबसे खतरनाक होता है। और ये होता है थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड से भी जो हमारा आवाज़ रहता है वो कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी स्वीट होता है, कभी मीठा होता है, ठीक है। तो जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, जो एडम एप्पल में कह रहे थे हम लोग, नहीं कह रहे थे एडम एप्पल, जिसे हम लोग घेगा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो थायरॉइड ग्लैंड होता है जो आवाज़ को कंट्रोल करता है। फिर होता है एड्रिनल ग्लैंड जो पेट में होता है, ठीक है। ये होगा, ये है पेनक्रियास। और जो बैगनी कलर के दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये एग्जाम हो सकता है आए कि कितने ग्लैंड होते हैं उनके नाम लिखिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास और पोजीशन ऑफ द ओवेरी इन द फीमेल, ठीक है। और ये टेस्टिस होता है। तो इस तरीके से 3 ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन को प्रोड्यूस करवाते हैं और पूरे हार्मोन पूरे बॉडी में जाके बॉडी को विकास करते हैं, ठीक है। और उन्हीं की वजह से क्या होता है? बेबी वगैरह जन्म ले पाते हैं। अब देखो जो हार्मोन्स होते हैं ना, उन हार्मोन्स की वजह से बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। और कोई हार्मोन जो है कम हो जाता है जिसकी वजह से संख्या उनकी कम हो जाती है, उनके संख्या के कम होने की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डायबिटीज़ का, नहीं होते हैं कई सारे डायबिटीज़ होते हैं। और डायबिटीज़ कब होते हैं? लगभग 40 साल के बाद ही लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। तो डायबिटीज़ क्यों होता है? अब देखो डायबिटीज़ जो होता है वो पेनक्रियास से निकलता हुआ इंसुलिन होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की जब संख्या कम हो जाती है तो लोगों को क्या हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है। पेनक्रियास मैंने दिखाया था अभी जस्ट पीछे, जो पेनक्रियास है जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से लोगों को क्या हो जाता है? डायबिटीज़ होता है। और उनको मीठा खाना पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मीठा खाने से क्या होता है? इंसुलिन की संख्या कम हो जाती है। तो हमको बचपन से ही उसका ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमको बाद में फ्यूचर में कभी डायबिटीज़ नहीं होगा। तो ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन्स निकालता है पेनक्रियास, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, तो इंसुलिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बाहर से इंसुलिन डालना पड़ता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमको डायबिटीज़ ठीक करें। तो यही कह रहा है कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो हार्मोन्स के वजह से होती है। अब आता है दूसरा, जो कई लोग को देखते हैं उनके गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस हो जाते हैं। तो उसका भाई एक हार्मोन्स की वजह से होता है जिसका नाम है एड्रिनल। जो एड्रिनल ग्लैंड है
वो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एड्रेनालाइन। क्या नाम है? एड्रेनालाइन। ये क्या करता है? ये बॉडी को हेल्प करता है एडजस्ट करने के लिए स्ट्रेस में। जब बंदा स्ट्रेस में होता है तो उसको क्या होता है, इसका मतलब अगर वो स्ट्रेस में है तो इसका मतलब ये है कि एड्रिनल जो हार्मोन है वो कम हो गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। जब कोई बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? एड्रिनलाइन जो है कम हो गया है। ठीक है। तो उसको एड्रिनलाइन बढ़ाना चाहिए क्या? और देख के उसको खुश करके। जब आप हैप्पी होते हैं तो सब आपका बीमारी क्या होती है? दूर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आप पूरी लाइफ टाइम क्या रहिए? खुश रहिए, क्योंकि दुख में कुछ नहीं रखा है। जब आप हैप्पी रहेंगे कोई भी बीमारी आपको नहीं होंगी और पूरा हार्मोन जो है बॉडी में क्या होंगे? घूमते फिरेंगे। अब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है, यानी कि इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण क्या होता है? हार्मोन, आपकी हाइट बढ़ती है। जो आपका हाइट बढ़ता है उसका मेन कारण क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जो क्या करता है, वो हार्मोन को, ऐसे हार्मोन्स को वो क्या करता है? सीक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है, निकालता है, जो आपके हाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए। अब हमारा टॉपिक आता है, वो टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। अब आते हैं थोड़ा जानवरों में। अभी तो हम इंसानों का देख रहे थे, अब हम देखेंगे किसका? इंसेक्ट यानी कीड़ों का, और फ्रॉग्स का यानी कि मेंढक का। तो आप कह रहा है कि हमने क्लास 7th में, ठीक है, पढ़ा था सिल्क के बारे में, कैसे सिल्क जो है अपने आप को रिग्रोथ करवाती है। और क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा है? किस तरीके से जो मेंढक होता है वो क्या होता है? ग्रो करवाता है। तो मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये दिखा है ना, लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। पहले क्या होता है? वो अंडे में से बाहर निकलता है जिसको हम टैडपोल कहते हैं। फिर ये टैडपोल होकर बड़ा टैडपोल बनता है। फिर ये बड़ा टैडपोल होकर किस में कन्वर्ट होता है? मेंढक में। इस तरीके से इनका क्या होता है? साइकिल चलता रहता है। तो कह रहा है इसी साइकिल को जो हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो 9.10 में मैंने दिखाया अभी जस्ट। ठीक है। इसका सिंपल सा डिफिनीशन क्या हो जाएगा? दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, यानी कि जो लार्वा था, उसका अंडा था, उसमें से किस में चेंज हो गया? एडल्ट में, यानी कि वो मेंढक बन गया, यानी कि टैडपोल से वो मेंढक बन गया। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। अब देखो, कह रहे जो मेटामॉर्फोसिस है ये इंसेक्ट में होता है, यानी कीड़ों में होता है। ठीक है। इस कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन। जैसे इंसानों में हर तरह का जो हार्मोन था वो कंट्रोल कर रहे थे पूरे बॉडी को, वैसे ही कीड़ों में भी होता है। यानी कीड़ों के अंदर जो हार्मोन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट हार्मोन बोलते हैं। वो इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है। अब आते हैं, कहता है इन अ फ्रॉग, यानी कि मेंढक में इट इज़ अ कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, यानी कि जो मेंढक होते हैं उनके अंदर एक क्या बोलते हैं? हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। वो थायरॉक्सिन क्या करता है? कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, यानी कि मेंढक के अंदर भी क्या होता है? थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता रहता है। किसके अंदर? मेंढक के अंदर। वही कह रहा है कि जो टैडपोल्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन निकलता रहता है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है? ग्रोथ होता रहता है। और ग्रोथ होते 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 एक दिन क्या बन जाते हैं? वो मेंढक बन जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से जानवरों में भी, यानी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके अंदर भी हार्मोन की वजह से क्या होता है? चेंजेस होते हैं और वो टैडपोल से मेंढक बन जाते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैंने बताया ना कि 11 साल से लेके 19 साल का जो एज होता है बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसी बदलाव को कंप्लीट करने के लिए हमको अच्छे मात्रा में पोषण की ज़रूरत होती है। तो ही मैंने कहा कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो काजू बादाम जो भी होते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाए। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि हमको क्या लेना पड़ेगा? एक बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है अच्छे से ग्रो कर पाए और हमें कोई भी दिक्कत ना हो बाद में फ्यूचर में। तो ये सबको पता होना चाहिए। जब आप क्लास 8 में होंगे, यानी कि आप 12 से 13 साल के होंगे अभी, तो अभी से लेके जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आप बीएससी या जो भी चीज़ करेंगे, जेई नीट जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर बैलेंस डाइट का ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि आपको फल फूल होंगे, काजू बादाम पिस्ता जो भी चीज़ है आपको खाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि आपका ग्रोथ इसी में होगा, बाद में नहीं होगा। ठीक है। तो आप अच्छे एज में हैं, आपको पता चल जाता है क्या खाना क्या पीना है, तो आप क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं अपने बैलेंस डाइट को। उसके बाद क्या कहता है? न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडल्सेंस, यानी कि जो किशोर, अब उसमें दिया भी है क्या क्या चाहिए होता है, मैं नाम भी बता दे रहा हूँ अभी। कह रहा है जो किशोरावस्था में इंटर किए रहते हैं, यानी कि जो 12 साल से लेके 18 साल के बच्चे होते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ठीक है, उनके विकास के लिए। तो ये कह रहा है कि एडल्सेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबको पता है, अभी मैंने बता दिया कि जो एडल्सेंस जो ग्रोथ होता है, जो एज होता है, इसमें काफ़ी तेज़ी से क्या होता है? बदलाव होते हैं और आपका ग्रोथ होता है। तो इसको ग्रोथ को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट का फॉलो करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया है
फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गया, हरी सब्जियाँ, खासकर हरी सब्जियाँ, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मीट वगैरह हो गया, ग्रेन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिशन फूड है जो आपको हमेशा लेनी चाहिए। दूध तो हमेशा लेना चाहिए, जब तक आप जितना ले सकते हैं उतना दूध लीजिए, ठीक है। फ्रूट्स लीजिए, अंडे खाइए, ठीक है। ग्रेन्स जो होते हैं, दाल वगैरह जो होते हैं, रोटी वगैरह खासकर, और सबसे बढ़िया है हरी सब्जियाँ, गाजर, मूली, मतलब मूली नहीं, गाजर हो गया, पालक हो गया, ठीक है। मतलब हरी सब्जियाँ खास करके खाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ सारी चीज़ लिखा है। रोटी दाल, देखो यहाँ पर लिखा भी है, रोटी दाल पल्स वेजिटेबल्स मिल्क, वही चीज़ लिखा है जो इसमें फिकर में दिया हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम में कि क्या क्या जो चीज़ें ज़रूरत होती है, तो ये 5 नाम लिख दीजिएगा। ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया। और वेजिटेबल्स में क्या लिखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हरी सब्जियाँ, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेगा और आप अच्छे हेल्दी हमेशा रहेंगे। और जब इस उम्र में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज तो हम लोग का हो जाता है, जैसे जो गांव के बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन भर क्या करते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, स्विमिंग करते हैं, इधर उधर जो तालाब वगैरह रहते हैं उसमें स्विमिंग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, इसकी वजह से उनका एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं। स्विमिंग तो हो सकता है कुछ बच्चे करते हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में दिन भर व्यस्त रहते हैं, और लगभग ये 7-8 साल तक वो ज़िंदगी भर क्या करते हैं, मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तब वो क्या कर सकते हैं, देखो वो क्या कर सकते हैं, वो वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। शाम को वॉक कर सकते हैं, पार्क वगैरह में जाके खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज का, अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो तुमको घर पे ही क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। जिम वगैरह अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप छोटे हैं अभी, ठीक है। तो 18 साल के बाद आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करिए, अपने घर पे ही एक्सरसाइज करिए। लेकिन जो गांव के बच्चे हैं वो खासकर तो ये सब करते ही हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर के बच्चे वो सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा सुविधा नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं कि ग्रुप में हो सकें, खेल सकें। तो उनके घर पे क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको क्या होगा, बॉडी अच्छे से डेवलप कर पाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट बताए गए हैं, एग्जाम हो सकता है आया ना आया पता नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। कह रहा है कि इंडिया में बहुत सारे मिथ्स हैं। मिथ्स यानी कि झूठे हैं, या कुछ कह सकते हैं कि ऊपरी ऊपरी अफवाहें हैं। अफवाहें क्या हैं, देखो कहा जाता है इंडिया में कई जगहों पे, सब जगह पर नहीं, कुछ जगहों पे, खासकर नॉर्थ वाले पार्ट में कहा जाता है कि जो गर्ल है अगर किसी लड़के को घूरती है, ठीक है, इफ़ अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ़ सी लुक्स एट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि अगर उसका कोई लड़की है जिसका क्या चल रहा है, पीरियड चल रहा है, और उस समय में किसी लड़के को घूर दे तो क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। तो जैसा पॉसिबल नहीं है साइंस के हिसाब से। भाई कोई ऐसा लड़के को घूरने से कैसे कोई हो सकता है प्रेग्नेंट, मतलब अलग ही बात है। तो ये सब गलत बात है। दूसरी क्या कह रहा है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, कह रहा है कि द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, यानी कि जो माँ होती है वो जिम्मेदार नहीं होती है कि बच्चा होगा या बच्ची होगी। कौन जिम्मेदार होता है, फादर जिम्मेदार होता है, कि उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, यानी कि XX आया तो लड़की होती है और XY आ गया तो लड़का होता है। तो कौन जिम्मेदार होता है, फादर जिम्मेदार होता है, ना कि मदर जिम्मेदार होती है। और एक चीज़ कहा जाता है कि अगर लड़की का क्या चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो उसको किचन में खाना वाना नहीं बनाना चाहिए। तो एक तरह से क्या है, मिथ है, यानी कि लोग मानते हैं ऐसा, बाकी उनके ऊपर छोड़ते हैं। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स यानी कि वो वाला ड्रग्स नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब 12 साल के बाद से लेकर 19 साल के बीच में वो क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं गुटखा वगैरह खाना या दारू वगैरह पीना या सिगरेट वगैरह पीना वो शुरू कर देते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि वो जो क्या होते हैं, उनके बॉडी पूरी तरह से ग्रो कर पाती है, और बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और वो क्या देते हैं, बॉडी को ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी मात्रा में नुकसान होता है आगे जाके। यानी कि जब वो 20-25 साल की उम्र में पार करते हैं तो बॉडी क्या कर देती है, उनकी बॉडी के साथ छोड़ देती है, जिसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, एड्स वगैरह भी हो जाते हैं, HIV वगैरह हो जाते हैं, या और कभी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो एज है 11 साल से 19 साल के बीच में, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचे। यानी कि ना कि सिगरेट वगैरह पीना है, ना दारू पीना है, ना कोई गुटखा वगैरह खाना है, कुछ अभी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचे। यानी कि प्रोटीन लेना है हमको, प्रोटीन वेस्ट नहीं कर रहा है, चाहे जैसे से भी हम ले सकें, ठीक है। ठीक है, तो ये सब वही चीज़ कह रहा है कि जो प्रोटीन होते हैं हमको इस साल में, यानी 7-8 साल तक प्रोटीन हमको जितना ले सकते हैं, विटामिन जितना ले सकते हैं, मिनरल्स जितना ले सकते हैं, उतना मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए।
ना कि हम इसको वेस्ट करें। तो वही चीज़ कह रहा कि अगर ये सब करते हैं तो बाद में काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो सकता है। तो बस यही था चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।